क्यों है, क्या नीड है उसकी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक की। तो क्या बोला है, जनरली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज अलोकेटेड टू सेलुलर सिस्टम बाय द नेशनल रेगुलेटर। ठीक है, नेशनल रेगुलेटर यानी हर कंट्री की एक टेलीकम्युनिकेशन की एक गवर्नमेंट बॉडी रहती है, ठीक है, जो अटैच रहती है इंटरनेशनल लेवल की टेलीकम्युनिकेशन की बॉडी के साथ, और वहां से उनको क्या है, कंट्री वाइज स्पेक्ट्रम मिलता है, जो क्या रहता है, फिक्स रहता है, फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक आर देन डिप्लॉयड so that the many users can share the available spectrum in an efficient number। बहुत सारे यूजर जो है, मेनी यूजर, बहुत सारे यूजर जो है वो उस अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को क्या कर सके, शेयर कर सके एक दूसरे के बीच में एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर यानी ऐसा नहीं कि कुछ चैनल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कुछ का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो पूरा का पूरा क्या हो, अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस सिस्टम स्पेसिफाई हाउ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन बी कंबाइंड efficiently for transmission over a given radio spectrum frequency band and then separated at the destination without mutual interference। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक क्या करती है कि हर अलग अलग मोबाइल यूजर का जो सिग्नल है वो बेस स्टेशन पर आकर किस तरीके से कंबाइन होता है, कंबाइन होकर फिर वो अपने डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है, और उसके बाद रिसीवर से पहुंचने से पहले क्या है, वो सबको सेपरेट कर दिया जाता है सिग्नल्स को विदाउट म्यूचुअल इंटरफेरेंस। म्यूचुअल इंटरफेरेंस मतलब आपस में उनका कोई एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 बेसिक मल्टीपल एक्सेस मेथड्स करंटली इन द सेलुलर सिस्टम्स आर। 3 जो है, ये पहली 3 जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक की जो सिस्टम, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक की जो मेथड्स है वो सेलुलर सिस्टम में यूज होती है। ठीक है, एफडीए में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, टीडीए में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक सीडीए में, और मल्टीपल एक्सेस में और एक है एसडीए में स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, मगर सेलुलर सिस्टम में उसका इतना यूज नहीं है। तो मेन डायग्राम के अंदर ये 3 जो है 1 2 3 एफडीए में, टीडीए में और सीडीए में का डायग्राम है, उसको थोड़ा आप समझो। अब डीसीएस में आपको था, आप समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे पता नहीं। सबसे पहला मेन जो है वो क्या है, ये टेक्निक को लाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है हमारे पास। ठीक है, और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, यूजर बहुत ज्यादा है, तो हम ये टेक्निक यूज करके क्या करते हैं, मेनी यूजर्स कैन शेयर द अवेलेबल स्पेक्ट्रम इन एन एफिशिएंट मैनर। अभी मैं ये देखो हाईलाइट कर करके आपको जो बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको सुनेंगे तो आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। बाद में आप जब पढ़ने बैठेंगे आपको लगेगा आंसर बहुत बड़ा है, सर से पूछो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो इससे अच्छा अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मिल जाएगा। अदरवाइज नोटबुक और पेन लेके बैठो, और जो जो मैं हाईलाइट करते रहता हूँ, जिसपे मैं जोर देते रहता हूँ, एटलीस्ट वो पॉइंट लिखते जाओ, ऊपर टॉपिक का नाम फिर नीचे वो पॉइंट्स लिखते जाओ, ताकि जब आप पढ़ेंगे, आपको जब नोट्स मिलेगी, आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो पॉइंट्स उसमें, वो पॉइंट्स को बाजू में रखो और नोट्स को पढ़ते जाओ, तो वो पॉइंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर बनते जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर इसका प्रॉब्लम बताया गया, फिर उसका सॉल्यूशन, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसा किया जाता है। तो वो अलग अलग सिग्नल्स को क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं एफिशिएंटली, फिर ट्रांसमिट करते हैं जो गिवन हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है उसके ऊपर, और फिर डेस्टिनेशन पे उनको हम सेपरेट करते हैं विदाउट म्यूचुअल इंटरफेरेंस। तो ये सब करने के लिए 3 मेथड्स हैं, वो कौन से हैं, एफडीए में, टीडीए में एंड सीडीए में। अब नॉर्मली देखो कि तीनों डायग्राम में एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तीनों डायग्राम में एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये इतना स्पेक्ट्रम जो है वो हमको उन्होंने उठा के दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्पेक्ट्रम है वो उन्होंने हमको उठा के दे दिया। ठीक है, किसने, ये जो बॉडी है फेडरेशन कमीशन ऑफ एफसीसी इसको बोलते हैं, फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन की जो बॉडी है, एक उन्होंने एग्जांपल लेके बताया कि भाई जैसा यूएस कंट्री है तो उसकी बॉडी क्या है, एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन।
उसी तरीके से मेन इंटरनेशनल लेवल की जो बॉडी है उसको ETSI कहते हैं, दो नाम है, और दूसरा है मेन, उसका मेन नाम जो है उसका है ITU-T, ITU-T, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन -T टेलीकम्युनिकेशन, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन -T मतलब ये यूनियन जो है वो किसके लिए है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये इतना फ्रीक्वेंसी बैंड उन्होंने हमको असाइन करके दे दिया। अब उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हमने क्या किए, छोटे छोटे बैंड्स में डिवाइड किए, 4 बैंड में डिवाइड किए। तो एक एग्जांपल लिख के हमको समझाया जा रहा है, ठीक है। पहली फ्रीक्वेंसी बैंड को हमने नाम दिया F1, दूसरी को नाम दिया F2, फिर तीसरी को नाम दिया F3, F4। अब हर एक फ्रीक्वेंसी जो है वो हर एक यूजर को हम दे रहे हैं कॉल करने के लिए, ठीक है। तो F1 फ्रीक्वेंसी फर्स्ट यूजर को जा रही है, उसी तरीके से F2 सेकंड यूजर को, F3 थर्ड यूजर को, और F4 फोर्थ यूजर को। हर फ्रीक्वेंसी के बीच में थोड़ा सा गैप है जिसको कहते हैं गार्ड चैनल। हर फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या है, F1 और F2 दो बैंड है, उन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप है, तो उसको क्या कहते हैं, गार्ड चैनल। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपस में ओवर मिक्सिंग ना हो जाए, ठीक है, एक दूसरे में वो इंटरफेरेंस ना करे, इसके लिए हम क्या रखते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं। क्योंकि जो भी फिल्टर हम बनाते हैं वो फिल्टर जो है वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं रहता कि शार्प यहाँ पर ही वो क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ कर दे। उसका रोल ऑफ रेट जो है यानी गेन डिक्रीज होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से नियर बाय फ्रीक्वेंसी में उसका मिक्स हो जाने की चांसेस रहते हैं। तो ये एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए हम क्या रखते हैं, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी का गैप यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्ड चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमको दी गई थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बैंड दिया गया था, तो उसको हमने 4 बैंड में डिवाइड किया, ठीक है। और हर बैंड के बीच में गार्ड चैनल के लिए थोड़ी जगह रखी, 4 बैंड है तो 3 गार्ड चैनल की जगह रही। 4 फ्रीक्वेंसी बैंड 4 यूजर को हमने असाइन किया। तो हर एक फ्रीक्वेंसी को हम क्या देंगे, चैनल आईडी देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चैनल आईडी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी स्लॉट आईडी, ठीक है। हर चैनल, जैसे फ्रीक्वेंसी स्लॉट पहला वाला है F1 है, तो उसको हम एक आईडी देंगे, उसको एक नंबर देंगे, ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाइड होगा कि ये पहले नंबर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इन शॉर्ट एफडीए में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक जो है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में क्या हुआ, अवेलेबल जितना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था उसमें टोटल हम कितने यूजर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एट द सेम टाइम 4 यूजर को हम चैनल असाइन कर सकते हैं। 5वां यूजर आएगा तो हम उसको असाइन नहीं कर पाएंगे, यानी उसकी यूजर की जो कैपेसिटी जो है, सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। अभी यही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हमने क्या किया, टीडीए में टेक्निक अप्लाई की, उसके ऊपर क्या किया हमने, उसके ऊपर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस अप्लाई किया। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस पे क्या आ गया, टाइम आ गया, हॉरिजॉन्टल पे तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी क्या था, फ्रीक्वेंसी ही था, यहाँ पे भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वर्टिकल पे क्या आ गया, यहाँ पर अभी टाइम आ गया, ठीक है। तो टीडीए में अप्लाई करने से पहले हमको एफडीए में तो अप्लाई करना ही है। टीडीए में अप्लाई करने से पहले हमको क्या है, एफडीए में तो अप्लाई करना ही है। कैसे, अब देखो जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम जो था ये इतना, उसको हमने क्या किए, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। पहले फ्रीक्वेंसी बैंड को F1, F2, F3, F4 नाम दे दिए। F1 और F2 के बीच में गार्ड बैंड है, F2 और F3 के बीच में, F3 और F4 के बीच में भी क्या है, गार्ड बैंड। सिर्फ फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी एक T1 टाइम स्लॉट जो है, कि T1 टाइम स्लॉट के लिए ही हम यूजर 1 को देंगे। फ्रीक्वेंसी स्लॉट F1 पहला फ्रीक्वेंसी स्लॉट जो है वो पहले यूजर को हम देंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक, यहां से लेकर यहां तक उसका टाइम है, यहां से लेकर यहां तक उसका टाइम है। यानी फर्स्ट टाइम स्लॉट के लिए वो T1 U1 यूजर के पास रहेगा, उसके बाद सेकंड टाइम स्लॉट के लिए क्या होगा, वो उसका टाइम वहां पर खत्म हो गया तो वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट यूजर से सेकंड यूजर के बीच पास चला जाएगा, सेकंड यूजर से ऐसा थर्ड यूजर के पास चला जाएगा। इसी तरीके से हम एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट को मैक्सिमम 3 यूजर के बीच में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे कितने फ्रीक्वेंसी स्लॉट है हमारे पास, 4 फ्रीक्वेंसी स्लॉट है, और एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट को हम 3 यूजर के पास, 3 यूजर के बीच में शेयर करते हैं। तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो U1 से लेकर U12 तक टोटल हम कितने यूजर को चैनल असाइन कर पाएंगे, 12 यूजर को हम चैनल असाइन कर पाएंगे, बट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये पहले यूजर को मैंने ये फ्रीक्वेंसी स्लॉट दिया F1, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो बातचीत थी, जरूरी नहीं है कि इतने टाइम में ही उसकी बातचीत जो है वो खत्म हो जाए, है कि नहीं। किसी को लंबी बात करना है, ऐसा उसको बोल के थोड़ी देते कि भाई तेरे पास 15 सेकंड का टाइम स्लॉट है, उसमें तेरी बात खत्म कर। ऐसा होता है हम कॉल लगाते हैं तो, ना पहले ऐसा होता था ना अभी ऐसा होता है, ठीक है ना। 2G में ऐसा होता था और ना ही 4G में ऐसा होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा ये आपको जवाब आना चाहिए। यूजर वन को मान लो हमने ये पहला वाला स्लॉट दिया F1, अब यूजर वन की बात अभी भी चालू ही है, तो ये जो स्लॉट है F1 वो शिफ्ट होके यूजर टू के पास तो चला जाएगा, मगर यूजर वन को दूसरा कोई स्लॉट असाइन होगा, ठीक है। तो हर स्लॉट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूजर के पास रहेगा, उसके बाद वो स्लॉट जो है वो चेंज होते रहेगा, तब तक वो उसको स्लॉट चेंज हो के दूसरा दूसरा स्लॉट मिलते रहेगा। कब तक, जब तक उसकी बात पूरी खत्म नहीं होती, जब तक वो कॉल एंड नहीं करता। तो ये एक टाइम स्लॉट हट के फिर दूसरा स्लॉट आता है, फिर दूसरा स्लॉट हट के तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के स्लॉट यूजर के पास आते रहते हैं। इसको टेक्निकली क्या कहते हैं पता है, होपिंग कहते हैं, होपिंग, HOPPING, होपिंग। और उसका पूरा नाम जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी होपिंग। उसका पूरा नाम जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी होपिंग कहते हैं उसको। DCS में पढ़े रहेंगे, स्लो फ्रीक्वेंसी होपिंग, फास्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग, लास्ट चैप्टर में था वो। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक जो है, DSSS, डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक जो है, उसमें ये टॉपिक था, स्लो फ्रीक्वेंसी होपिंग और फास्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग। ये नाम सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने, वेरी गुड। तो चैप्टर रह गया था, क्या हुआ था लॉकडाउन की वजह से? रह गया था, ठीक है। जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, रिजवान और आरिफ फारूकी, वो लोग तो सुने रहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर तो लॉकडाउन नहीं था जब आप लोग सेकंड ईयर में थे। इसका सर। ठीक है, चलो। तो ये फास्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग और स्लो फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक यूज करके क्या होता है, यूजर्स को हर टाइम स्लॉट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है, हर एक फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दी जाती है। अगर यूजर का उसमें काम नहीं होता तो क्या होता है, उसको दूसरा फ्रीक्वेंसी स्लॉट असाइन किया जाता है। उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, फ्रीक्वेंसी होपिंग की टेक्निक यूज होती है। 2G नेटवर्क से लेकर के, जो मैंने आपको बताया था नेटमॉन करके जो सॉफ्टवेयर, कीपैड वाला जो मोबाइल पहले आता था ना, उसमें डालते थे हम। 2009-10 की बात हो रही है, 10 साल पहले की, ठीक है। जब मैं पहली बार मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था और मेरा टीचिंग का पहला साल था, तो उस टाइम पे मेरे पास कीपैड मोबाइल जो था नोकिया का 1100, उसमें मैंने ये सॉफ्टवेयर डाला था नेट मोड करके, और फिर उसको हम चलाते थे। तो उसमें फ्रीक्वेंसी होपिंग का रेट आता, कि फ्रीक्वेंसी होपिंग जो है वो कितनी फास्ट होती है, स्लॉट्स जो है, ठीक है। तो ये TDM है, तो TDM में देखो क्या हुआ, सेम फ्रीक्वेंसी बैंड है, मगर हम कितने यूजर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 12 यूजर को, यानी सिस्टम की कैपेसिटी FDMA के कंपेयर में क्या है, TDMA की ज्यादा है। उसके बाद क्या आया, थर्ड टेक्निक आई। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक चैनल आईडी इज इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी स्लॉट आईडी प्लस टाइम स्लॉट आईडी, ये दोनों मिलके क्या बनता है, चैनल आईडी बनता है, ठीक है। अब थर्ड टेक्निक आई, CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो उन्होंने उसमें क्या कर दिया, पूरे बेस स्टेशन में जितने भी यूजर रहेंगे सबको उन्होंने एक एक कोड दे दिया, और वो कोड उन्होंने कैसा जनरेट किया, PN कोड से जनरेट किया, शेड्यूल रैंडम नॉइस कोड। पीएन सीक्वेंस का तो नाम सुना कि नहीं सुना आपने DCS में? पीएन सीक्वेंस का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, ठीक है। तो पीएन सीक्वेंस से क्या है, हम नंबर ऑफ कोड्स बना सकते हैं। तो CDMA टेक्निक में उन्होंने ये वाला मेथड यूज किया कि भाई हर यूजर को एक एक फ्रीक्वेंसी देने के बदले, एक एक टाइम स्लॉट देने के बदले, हम क्या करें, हर एक यूजर को एक एक कोड दे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम था, फ्रीक्वेंसी हमारे पास लिमिटेड है, तो एक पॉइंट पे जाके फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी। टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं, है कि नहीं। 100 सेकंड तो नहीं हो सकते वो, 60 सेकंड ही रहने वाले। तो टाइम भी एक लिमिट के बाद क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया,
के जो नेचुरल पैरामीटर्स है फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों को बाजू में रखो, वो आर्टिफिशियल पैरामीटर उन्होंने बनाया पीएन कोड, यानी हर यूजर को हम फ्रीक्वेंसी या टाइम स्लॉट देने के बदले एक एक उनको कोड देंगे, जैसा क्लास में आप सब लोगों को रोल नंबर मिलता है ना। तो सीडीए में टेक्निक को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है कि हम टॉकीज में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं मल्टीप्लेक्सर में, तो एट द सेम टाइम 3 से 6 का शो है, ठीक है, तो 3 से 6 के शो में 50 सीट है वो मल्टीप्लेक्सर की, तो 3 से 6 में वो 50 लोग एट द सेम टाइम सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। एक ही स्क्रीन को देखते हैं ना, 50 के 50 के लिए अलग अलग 25 स्क्रीन होती है, 50 स्क्रीन होती है, एक ही स्क्रीन होती है, एक ही स्क्रीन होती है, मतलब रिसोर्सेज सेम है, वही टाइम रहता है सबका, टाइम भी सेम है, यानी रिसोर्सेज मतलब यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज के तौर पे क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा रिसोर्स है, ठीक है, तो रिसोर्स सेम रहता है और टाइम भी सेम रहता है, शो का जो टाइम रहता है दोनों सेम रहते हैं, मगर फिर भी सब लोग सेम टाइम पर सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं एक साथ। तो कैसे, क्योंकि हर एक के पास अपना सीट नंबर रहता है, टिकट के ऊपर क्या रहता है, सीट नंबर रहता है, ठीक है, जिस तरीके से आप एक ही टाइम पर एक ही क्लास में एक ही बोर्ड के ऊपर लेक्चर सुनते हो ना, तो उसी तरीके से कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में सेम फ्रीक्वेंसी सब यूजर जो है वो सेम टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हर यूजर के पास अपना जो सीट नंबर रहता है, अपना कोड रहता है अलग अलग, ठीक है, और वो कोड किससे जनरेट करते हैं हम, पीएन सीक्वेंस से जनरेट करते हैं, पीएन सीक्वेंस वाला जो मेथड है उसको अप्लाई करके हम वो कोड को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल आईडी क्या बनता है, पीएन कोड बनता है, यहाँ पर चैनल आईडी क्या बनता है, जो पीएन कोड रहेगा उस यूजर का वो उसका चैनल आईडी बनेगा, ठीक है। तो एफएक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी स्लॉट, टी मतलब टीएक्स मतलब टाइम स्लॉट, एक्स मतलब वेरिएबल रहेगा 1 2 3 4 5, इसी तरीके से पीएन कोड 1 2 3 सीएक्स, और यूएक्स मतलब यूजर नंबर, ठीक है, ये ऊपर जो यू टी एफ जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर देखो कोई स्लॉट स्क्वायर बॉक्स ऐसा कुछ नहीं है, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये पहले यूजर के पास है, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरा यूजर भी वही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, तीसरा यूजर भी वही यूज कर रहा है, क्योंकि एक सेल के अंदर 1.25 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ रहता है, वही सेल के अंदर जितने भी यूजर है सब वही फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करते हैं सीडीएमए में, मगर हर यूजर को बेस स्टेशन जो है वो डिफरेंशिएट करता है, सेलुलर सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है, क्योंकि हर यूजर को वो आइडेंटिफाई किसके बेसिस पे करता है, ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी ना ही उसका टाइम स्लॉट, बल्कि उसके कोड के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करता है। इसके लिए सीडीएमए टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा उसकी सिस्टम की कैपेसिटी है, जो सबसे ज्यादा यूजर हैंडल कर सकती है, मैक्सिमम यूजर्स को हैंडल कर सकती है, इससे सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है ब्रीफ में, फिर ये कंपैरिजन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है, की रिसोर्सेज क्या है, एफडीएमए में फ्रीक्वेंसी है, टीडीएमए में एक्टिव टाइम पीरियड है, और सीडीएमए में कोड है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शेयर होता है, यहाँ पर अवेलेबल फ्रीक्वेंसी शेयर होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कोड, बैंडविड्थ, ये से पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, एफडीए में कम कॉम्प्लेक्स है, टीडीएमए एफडीएम सीडीएमए के कंपेयर में कम कॉम्प्लेक्स है, मगर एफडीएमए से ज्यादा है, और ये दोनों के कंपेयर में टीडीएमए और एफडीएमए के कंपेयर में सीडीएमए ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी, लिस्ट मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर सेलुलर सिस्टम, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक जो था ये हमने कवर किया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस में से आई स्कीम में से इसने इसको निकाल दिया है, मगर थोड़ा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो, क्लियर हो, क्योंकि आगे भी बार बार आते रहेगा टीडीएमए सीडीएमए टीडीएमए सीडीएमए, अभी जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो जीएसएम पढ़ेंगे उसमें, और IS-95 पढ़ेंगे, तो IS-95 पूरा सीडीएमए बेस्ड है और जीएसएम पूरा टीडीएमए बेस्ड है, तो बार बार आपको टर्मिनोलॉजी आएगी तो आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा तो एटलीस्ट आपको आइडिया है, ठीक है। उसके बाद बेसिक सेलुलर सिस्टम ऑपरेशन जो है वो कैसा होता है, ठीक है,
तो उसका ये डायग्राम है, बहुत सारे उसके डायग्राम है सेलुलर सिस्टम के, ठीक है, जिसमें से ये एक सिंपल डायग्राम है जो रेफरेंस बुक का ही है, राज पंड्या करके जो रेफरेंस बुक है उसका है, ये आप रिफर कर सकते हैं वो बेसिक सेलुलर सिस्टम को समझने के लिए, या हमने जो फर्स्ट चैप्टर में यूज किए थे वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सेलुलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली सेलुलर सिस्टम के अंदर सेल है, ठीक है, हर सेल के अंदर क्या है, एक बेस स्टेशन है, हर सेल के अंदर क्या है, एक बेस स्टेशन है, और सब बेस स्टेशन जो है, अब 4 सेल का यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, चारों सेल का जो बेस स्टेशन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, एमएससी के साथ कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्टेड है, एमएससी के साथ कनेक्टेड। यहाँ पे भी ये डायग्राम है सेम, ठीक है, चारों सेल का बेस स्टेशन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, एमएससी के साथ कनेक्टेड है। एमएससी किस किस के साथ कनेक्ट रहता है, एक तो एक एमएससी जो है वो दूसरे एमएससी के साथ कनेक्ट रहता है, सेम कंपनी के, ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि एमएससी की भी एक कैपेसिटी होती है, 2G तक एमएससी की कैपेसिटी कितनी थी, 1 लाख यूजर की थी। तो मान लो एयरटेल का हम एग्जांपल लेते हैं, तो एयरटेल की क्या सिर्फ 1 लाख यूजर तो नहीं होंगे पूरे बॉम्बे में, 10 लाख यूजर होंगे, तो एक एमएससी की कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूजर की है, तो एयरटेल को कितने एमएससी लगाने पड़ेंगे बॉम्बे के लिए, 10 लाख यूजर है तो 10 एमएससी लगाने पड़ेंगे, तो वो 10 के 10 एमएससी जो है वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, तो 10 के 10 एमएससी जो है वो क्या रहेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, तो इसके लिए ये एमएससी जो है वो 2 अदर एमएससी के साथ कनेक्ट है। फिर एमएससी का एक इनबिल्ट एलिमेंट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, वीएलआर कहते हैं। इनबिल्ट एलिमेंट यानी इट इज द पार्ट ऑफ द एमएससी, डायग्राम में इसको कभी अलग भी बताते हैं और कभी एमएससी के साथ भी बताते हैं, एमएससी के साथ में एकदम चिपका हुआ रहता है, ठीक है, तो इसको मोस्टली ऐसा बताया जाता है कि भाई इट इज द पार्ट ऑफ द एमएससी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वीएलआर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वीएलआर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। वीएलआर का फुल फॉर्म क्या है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ये तो आपको पता है, यहाँ सेल है, जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द सिंगल बेस स्टेशन, उसको हम सेल कहते हैं। बेस स्टेशन को क्या कहते हैं, बेस स्टेशन विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड एमएससी, यूजर और एमएससी के बीच में ब्रिज के जैसा काम करता है बेस स्टेशन। बेस स्टेशन रेडियो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब ये सब एक ही कलर का दिया हुआ है, देखो हर सेल का कलर जो है वो एक ही है, डार्क ग्रे कलर है, 4 सेल दिया है, चारों सेल का जो कलर है वो एक ही है, डार्क ग्रे कलर है, डार्क ग्रे कलर है मतलब ये चारों सेल जो है वो एक ही क्लस्टर के, चारों सेल जो है वो क्या है, एक ही क्लस्टर के हैं और एक ही एमएससी के साथ कनेक्टेड है। देखो हमने वो हैंड ऑफ वाले टॉपिक में देखा था, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ, जिसमें एक सेल से दूसरे सेल के बीच में हैंड ऑफ होता है, मगर बेस तो बीएससी सेम रहता है, फिर एमएससी सेम रहता है, फिर एमएससी चेंज होता है, तो वहां पर भी ऐसा शेड दिया था उसने। तो ये चारों बेस स्टेशन जो है, चारों सेल का जो शेड है वो एक ही शेड है, ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का, मतलब ये चारों के चारों बेस स्टेशन को कौन हैंडल कर रहा है, एक ही एमएससी जो है वो हैंडल कर रहा है। फिर ये एमएससी दूसरे एमएससी के साथ कनेक्टेड है, मोबाइल टू मोबाइल कॉल रहेगा तो ये एमएससी दूसरे एमएससी के साथ कम्युनिकेट करेगा। और मान लो मोबाइल टू लैंडलाइन कॉल है, तो मोबाइल से पहले जाएगा बेस स्टेशन, बेस स्टेशन से जाएगा वो एमएससी, एमएससी से फिर कहां पर जाएगा, लैंडलाइन है तो पीएसटीएन, लैंडलाइन फोन मतलब पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, उसके पास जाएगा। और एक एलिमेंट एमएससी के पास जो है वो क्या है, और एक एलिमेंट के साथ एमएससी कनेक्टेड है वो है एचएलआर। तो इन शॉर्ट एमएससी जो है वो 4 चीजों के साथ कनेक्टेड है, एक तो खुद एमएससी दूसरे एमएससी के साथ कनेक्टेड है, फिर वीएलआर के साथ कनेक्टेड है जो उसका पार्ट है, कभी कभी वो पार्ट ऑफ द एमएससी रहता है, कभी कभी अलग से भी रहता है, ठीक है। दूसरा वीएलआर हो गया, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। तीसरा लैंडलाइन नेटवर्क हो गया, यानी मोबाइल नेटवर्क लैंडलाइन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, दो अलग अलग नेटवर्क है, ये पूरा अलग नेटवर्क है, ये पूरा हमारा सेलुलर सिस्टम है ये, ठीक है। और पीएसटीएन यानी लैंडलाइन टेलीफोन जो है वो पूरा अलग नेटवर्क है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। तो यहाँ पर दो नेटवर्क के बीच में इंटरफेस होता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। मगर ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो पूरा येलो कवर किया हूं ये हमारा पूरा सेलुलर सिस्टम है और पीएसटीएन अलग नेटवर्क है। और चौथा एलिमेंट जो एमएससी जो कनेक्टेड है वो किसके साथ कनेक्टेड है, एचएलआर के साथ कनेक्टेड है, होम लोकेशन रजिस्टर, होम लोकेशन रजिस्टर। अब इसमें हमको सिर्फ ये दो नए एलिमेंट जो है एचएलआर और वीएलआर, उसका थोड़ा सा मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। एचएलआर और वीएलआर दोनों भी क्या है, डेटाबेस है।
HLR और VLR जो है वो दोनों भी क्या है, डेटाबेस है, यानी उसके अंदर यूजर की जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, IMEI नंबर है, IMSI नंबर है, उसको कौन सी चैनल असाइन की गई है, वो कौन से लोकेशन में है, उस लोकेशन का कोड क्या है, वो कौन से टावर के साथ कनेक्टेड है, वो टावर का कोड क्या है, ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन जो है, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ये जितनी लिस्ट रहती है सेलुलर सिस्टम के पास, जो मोबाइल चोरी हो जाता है ना वो ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, जो नॉर्मल यूजर रहता है वो व्हाइट लिस्ट में रहता है। ठीक है, तो ये सब जो डेटाबेस जो है वो HLR के अंदर जो है स्टोर रहता है। HLR और VLR मैंने क्या बताया, दोनों भी डेटाबेस है, तो दोनों के डेटाबेस के टाइप में थोड़ा सा फर्क है। HLR जो है वो है स्टैटिक डेटाबेस। HLR के पास जो है वो क्या रहता है, स्टैटिक डेटाबेस रहता है, यानी कांस्टेंट डेटा रहता है। ठीक है, डेटा उसका अपडेट नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पीरियोडिकली इसका डेटा जो है वो अपडेट नहीं होता। जैसे आप कोई नया मोबाइल का सिम कार्ड हम खरीदने जाते हैं तो हम आधार कार्ड देंगे, ID प्रूफ देंगे, हमारा उसमें एड्रेस रहेगा, फिर वो सिम कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर और कुछ सिक्योरिटी नंबर जो है, साइफर की वगैरह जो है, आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह जो सिस्टम कुछ जनरेट करता है, वो सब जितनी भी डिटेल है, नंबर है, वो सब यहाँ HLR के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा परमानेंटली। ठीक है, जब तक वो कार्ड एक्टिव है। VLR के अंदर क्या है, टेम्पररी यूजर जो है, अगर कोई दूसरे सेल का यूजर जो है, दूसरे एरिया का यूजर जो है वो इस एरिया में आता है, ठीक है, दूसरे दूसरे सेल का अगर कोई यूजर जो है वो इस एरिया में घूमते घूमते ये सेल का कोई यूजर जो है वो घूमते घूमते ये एरिया में आ गया, ठीक है, अब इसका MSC अलग था, अब वो आ गया इधर, तो इधर का बेस स्टेशन क्या करेगा, MSC को बताएगा कि भाई एक नया यूजर आया है, तो MSC क्या करेगा, उसके VLR को बोलेगा कि भाई इसका डेटाबेस जो है, ये पर्टिकुलर यूजर जो अभी हमारे हमारे एरिया में जो आया है, रोमिंग में आया है, उसका डेटा तू लेकर आ। तो ये VLR रिक्वेस्ट जनरेट करेगा अदर MSC के पास, वहां उसका जो HLR रहेगा उससे उसका डेटा लेकर आकर अपने पास कॉपी करके रखेगा। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो भी यूजर रोमिंग में रहता है, जैसे अभी हम मुंबई में रहते हैं, अभी हम गए पुणे, ठीक है, तो पुणे में गए तो क्या होगा, हमारा डेटा पुणे के HLR में नहीं रहेगा, हमारा डेटा कहाँ पर है, मुंबई के HLR में। ठीक है, हम पुणे जाएंगे तो बॉम्बे के HLR से डेटा कॉपी होके पुणे के VLR में जाएगा, पुणे के VLR में रहेगा, और कब तक वहां पर रहेगा, जब तक हम पुणे में रहेंगे। जैसे हम पुणे छोड़कर वापस मुंबई आ जाएंगे या कहीं और आगे चले जाएंगे, तो वो VLR क्या करेगा, देखते रहेगा कि वो यूजर इधर है, तब तक डेटा अपने पास रखेगा, उसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, उसको कॉल ट्रांसफर करने के लिए, उसका कॉल कनेक्ट करने के लिए अपने पास डेटा रखेगा। जैसे ही यूजर वो एरिया छोड़ के चला जाएगा तो VLR क्या करेगा, उस डेटा को डिलीट कर देगा। तो इसके लिए VLR का जो डेटा है उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक डेटा कहते हैं। स्टैटिक डेटा नहीं है VLR के पास, VLR के पास क्या है, डायनामिक डेटा है। कोई नया यूजर हमारे एरिया में आएगा, रोमर बन के रोमिंग में आएगा, तो उसका डेटा VLR अपने पास स्टोर करेगा, कब तक, जब तक वो यूजर उस एरिया में है तब तक। उसके बाद जैसे ही वो यूजर उस एरिया को छोड़ देगा तो VLR उस डेटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो VLR का जो डेटाबेस है वो हमेशा क्या होते रहता है, अपडेट होते रहता है। ठीक है, HLR का डेटाबेस जो है वो अपडेट नहीं होता, स्टैटिक डेटाबेस है उसके पास। ठीक है, तो ये जादू जो है, VLR को कैसा पता चलता है कि कोई नया यूजर आया, और वो किस तरीके से उसके HLR तक पहुंचता है और वहां से उसका डेटा लेकर आता है, और VLR को फिर ये कैसा पता चलता है कि अभी वो यूजर चला गया और फिर उसको अपना डेटा जो है वो डिलीट कर देना है। ठीक है, तो ये सब चीजों को क्या कहते हैं, ये सब जो जादू है ना, ये जादू को क्या बोलते हैं पता है, इसको कहते हैं लोकेशन अपडेट। इसको क्या कहते हैं, लोकेशन अपडेट कहते हैं। ठीक है, ये लोकेशन अपडेट, लोकेशन अपडेट के हिसाब से उनको पता चलता है कि वो यूजर, एक नया यूजर एरिया में आया है या नया यूजर एरिया छोड़ के चला गया है। तो इसका डायग्राम आएगा पूरा के लोकेशन अपडेट का प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से होता है GSM में। ठीक है, तो जब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे GSM, उसमें ये आएगा, उसमें HLR VLR का फंक्शन और डिटेल में आएगा, और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ साथ जो रहते हैं वो भी आएंगे। मगर एकदम सिंपल, एकदम जनरल सेलुलर सिस्टम को आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप ये डायग्राम रिफर करके उसको कर सकते हो। इसमें एक सेल है, एक सेल में एक बेस स्टेशन है, और उस पर्टिकुलर सराउंडिंग बेस स्टेशन सब जो है वो एक MSC के साथ कनेक्टेड है, MSC दूसरे MSC के साथ कनेक्टेड रहता है, HLR VLR के साथ कनेक्टेड रहता है, और PSTN नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है।
ठीक है। तो उसमें एचएलआर का फंक्शन, व्हीलर का फंक्शन, एमएससी बेस स्टेशन का फंक्शन आपको पता है, सेल की डेफिनेशन पता है, पीएसटीएन नेटवर्क लैंडलाइन टेलीफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए है, वो सब आपको क्या करना है उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो ये दो टॉपिक थोड़े एक्स्ट्रा के थे जो जी स्कीम में थे, मगर आई स्कीम में उन्होंने निकाल दिया, फिर भी हमने थोड़ा सा एक सरसरी तौर पे उसको ले लिया ताकि हमको आगे समझने में आसानी हो। अभी थर्ड चैप्टर शुरू होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है। अभी ये दो टॉपिक जो मैंने पढ़ा है, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। है किसी को कोई इश्यू इसमें? मल्टीपल एक्सेस टेक्निक और ये सेल्यूलर सिस्टम। ठीक है। फुरकान, उमर, माफकर, ठीक है। नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, कल फ्राइडे लेक्चर है, तो इंशाल्लाह उसमें हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग लीव हो सकते हैं।